हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट्स। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो सारा रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। इंटरनेट की काफी टर्म्स ऐसी है जो आप लोगों को पता भी होगी और काफी टर्म्स ऐसी है जो नहीं पता होगी। मगर इस वीडियो में जो मैं पहले आपको समझाऊंगा उससे पहले एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ध्यान देना। हो सकता है वीडियो के अंदर मैं वर्ड यूज करूं सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। पहले पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स हुआ करता था। इसका नाम चेंज करके कर दिया सोसाइटल इम्पैक्ट्स। थोड़ा सा कंटेंट भी चेंज करा गया है। तो वीडियोस जो होगी एज पर लेटेस्ट सिलेबस ही चलेगी, मतलब कंसेप्ट जो सिखाए जाएंगे एज पर लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ही आपको मैं करवाऊंगा। मगर हो सकता है वीडियो के बीच में कहीं पर मैं वर्ड यूज कर लूं सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, तो उसका मतलब और इस चैप्टर का मतलब दोनों का मतलब सेम है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन और दे दूं। अगर आप गैप्स क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हो, नंबर फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और कई टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने पहले भी बताया है पुरानी वीडियोस के अंदर कि हम सारे टॉपिक्स कवर करते हैं उस वीडियोस में जो बच्चा हमसे प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप एनरोल नहीं करना चाहते प्रीमियम कोर्स के लिए तो आपको हम चीजें नहीं पढ़ाएंगे। फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, ये कंफर्म्ड है। हमारे लेक्चर्स के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और साथ साथ में आपको सब्जेक्ट बहुत आसान लगेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है, डेटा फ्रेम की, सीरीज की और साथ साथ में डेटा विजुअलाइजेशन की, हमें बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे हैं। तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। और अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हो तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी दे सकते हो, क्या चेंजेस करने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसा कि वर्ड बता रहा है, इंटेलेक्चुअल स्टार्ट हो रहा है आई से, प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रहा है पी से, राइट्स स्टार्ट हो रहा है आर से। तो इसका मतलब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं आईपीआर। तो लिख दिया इन शॉर्ट, वी कैन कॉल इट एज आईपीआर। आई इज इंटेलेक्चुअल, पी इज प्रॉपर्टी, आर इज राइट्स। अब हम पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कुछ भी ऐसे रिसोर्सेस जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, कोई भी ऐसी चीज जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल अगर हम जनरली हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की तो हम बात करते हैं घर हो गया या फिर ऑफिस हो गया। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी वो वाली जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब समझते हैं राइट का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आपका घर है तो इसका मतलब उस घर के राइट्स आपके पास है। आपकी मर्जी है, आप उसको बेचना चाहो या फिर उसके अंदर कुछ भी काम करना चाहते हो तो आपके पास उसके राइट्स है। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, तो इसका मतलब कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कोई चीज ऐसी जो आपने क्रिएट कर रखी है, आपके पास उसके राइट्स हैं, आपकी परमिशन से सारा काम हो सकता है और कोई उस परमिशन, आपकी परमिशन के बिना काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के राइट्स मेरे पास हैं। अगर मैं आपको परमिशन दूंगा तो आप उसको किसी और को दे सकते हो, अगर परमिशन नहीं दूंगा ये वीडियो नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप फिर भी दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इलीगल काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर अगर आपके पास अवेलेबल है, आप किसी दूसरे को तभी दे सकते हो जब आपके पास उसके राइट्स हैं। अगर आपके पास राइट्स नहीं है तो आप नहीं दे सकते, और फिर भी आप दे रहे हो तो इसका मतलब आप एथिकली गलत काम कर रहे हो। ठीक है, राइट। तो अब समझते हैं आईपीआर की डेफिनेशन। आईपीआर की डेफिनेशन क्या है? आईपीआर का मतलब है राइट्स दे रखे हैं ऑनर को। किसके ऑनर को? जिसने इंफॉर्मेशन बनाई है कि वो चाहे तो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है इंफॉर्मेशन को। तो डेफिनेशन क्या है? आईपीआर मींस द राइट्स गिवन टू द ऑनर। ऑनर को राइट्स दे दिए ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के
किस चीज से रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, उसी की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जिससे कि वो आगे शेयर कर सकता है या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, टू द इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, तो ये मैं खुद डिसाइड करूंगा उस कोर्सेज के चार्जेस क्या हैं। तो सिमिलरली जो आईपीआर होता है, आईपीआर मतलब जो इंफॉर्मेशन किसी ने बनाई है, उसकी मर्जी है, वो डिसाइड कर सकता है कि उसने फ्री में देना है या फिर चार्ज करना है, और अगर चार्ज करना है तो कितने चार्जेस लेने हैं। तो दैट इज द ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो ओनर है इंफॉर्मेशन का हैज द राइट टू डिसाइड, उसको पूरे राइट्स हैं हाउ मच मनी टू बी चार्ज, कितना मनी चार्ज करना है, किसके लिए, फॉर शेयरिंग, एक्सचेंजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, या तो शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। कुछ बुक्स हैं Amazon पे या फिर फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जनरली Amazon की बात कर रहा हूं मैं, Amazon पे अवेलेबल है। अगर आपको बुक खरीदनी है तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप उसकी हार्ड कॉपी मंगवा सकते हो या सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी के कम चार्जेस होते हैं, हार्ड कॉपी के ज्यादा चार्जेस होते हैं। तो जो क्रिएटर है, जिसने इंफॉर्मेशन बना रखी है, उसने डिसाइड कर रखा है कि कितना चार्जेस करना है। तो सिमिलरली यहां पर भी जैसे मैं कह रहा हूं कि जिसने इंफॉर्मेशन जनरेट कर रखी है, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो फ्री में दे सकता है या फिर कुछ अमाउंट अगर चार्ज करना चाहे तो चार्ज कर सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर, सिंपल है, बहुत ही इजी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आईपीआर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्ट करने का मतलब ही जैसे मैंने कहा कि ये वीडियोस हैं, आप जैसे मेरे कोर्सेज हैं, आप सिर्फ वही लेगा जिसने खरीद रखे हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वन मस्ट गेट इंफॉर्मेशन कॉपीराइटेड, या तो उसकी इंफॉर्मेशन कॉपीराइट होनी चाहिए, और पेटेंटेड या पेटेंट होना चाहिए, और यूज ट्रेडमार्क या फिर ट्रेडमार्क यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप मेरी वीडियो को कॉपी करोगे अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दोगे। अगर आपने डाल दिया और मुझे पता चल गया तो मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा। इसका मतलब उसका क्रिएटर, इस वीडियो का क्रिएटर मैं हूं, तो मेरे पास पूरे कॉपीराइट्स हैं, कोई और इसको यूज नहीं कर सकता। अगर मेरे से परमिशन ली गई है तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज बिना मेरी परमिशन के यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करोगे तो उस केस के अंदर मैं कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा, और उससे क्या होगा, यूट्यूब उसको डिलीट कर देगा या आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आप क्यों यूज कर रहे हो, आपके पास क्या राइट्स है यूज करने के। ठीक है, तो वन मस्ट गेट इंफॉर्मेशन कॉपीराइटेड, या इंफॉर्मेशन को कॉपीराइट करो, और पेटेंटेड, और यूज ट्रेडमार्क। जैसे बुक्स होती है, बुक्स जो ऑथर्स होते हैं बुक्स लिखते हैं, अगर ऑथर ने बुक लिखी तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उसको कॉपी करके बेचना शुरू कर देगा, कि उसके कॉपीराइट्स हैं, ऑथर ने कॉपीराइट्स ले रखे हैं, कोई और इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि हमें आईपीआर को प्रोटेक्ट करना जरूरी क्यों है। अब फॉर एग्जाम्पल बुक है, बुक सबके काम, काफी लोगों के काम आती है। तो एक बंदा कहता है ठीक है भाई मैं प्रिंट निकालता हूं तेरे को दे देता हूं, तो जिस बंदे ने बनाया उसको क्या फायदा होगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। अब हम वो पॉइंट्स पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक चीज ध्यान दो, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने क्रिएट करी और आपको उसका फायदा ही नहीं हो रहा, तो क्या आप वो इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये वाली वीडियो आप देख रहे हो, अगर मेरे को इससे कोई फायदा नहीं होगा तो मैं इंफॉर्मेशन क्यों जनरेट करूंगा, मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा, बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो जब फायदा ही नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी बंदा काम करना पसंद नहीं करेगा। हाँ, अगर YouTube ने मेरे को राइट्स दे दिया कि भाई ये वीडियो आपने बनाई है, कोई और यूज नहीं करेगा, इससे जो इनकम होगी आपको होगी, किसी और को फायदा नहीं होगा, तो मेरा भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो इसका मतलब मेरे को एनकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इंफॉर्मेशन बनाऊं। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या है, इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस, जो भी इंडिविजुअल्स होंगे या फिर बिजनेस ही होंगे, उनको एनकरेज करेगा कि नए नए सॉफ्टवेयर बनाए। अब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाए और इंप्रूव करे जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप बना, व्हाट्सएप के अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर जिसने व्हाट्सएप बनाया उसको इससे फायदा नहीं होगा तो वो क्यों बनाना चाहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट के ऊपर। अब जैसे आईपीआर को प्रोटेक्ट नहीं करा तो उसका नुकसान क्या होगा, नई नई इनोवेशंस नहीं आएंगी, नए नए आइडियाज कोई जनरेट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये, अगर प्रोटेक्ट कर रखा है आईपीआर को तो नई इन्वेंशंस आएगी, नए आइडियाज आएंगे।
इट हेल्प्स न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज टू बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिससे कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड इज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक तो फ्री है, या इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो उसका फायदा क्या हो रहा है? उसका फायदा जैसे फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक की बात कर रहा हूं, फेसबुक को फायदा कहां से होता है? उसको सारा फायदा एडवर्टीजमेंट से होता है। अब फेसबुक को फायदा होगा एडवर्टीजमेंट से, लेकिन अब जैसे इंडिया में यूज हो रहा है, तो इंडिया गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? जितना भी रेवेन्यू आता है उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस कहां पे जाएगा? वो टैक्सेस गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसका मतलब नेशनल इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो दैट इज इट हेल्प्स प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, नेशनल इकोनॉमी के अंदर उसका फायदा हो रहा है। तो इसलिए आईपीआर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है आज के टाइम में, कि बंदा नए से नए आइडियाज लेकर आए, आइडियाज लेकर आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो साथ साथ में जब फायदा होगा कंपनी को, तो साथ साथ में इकोनॉमी के अंदर भी उसमें इन्वेस्टमेंट्स आएगी, तो फायदा इकोनॉमी के अंदर भी होगा। ठीक है, राइट। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज कॉल्ड एज प्लेगरिज्म। टर्म इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? अब ध्यान देना, अगर आप YouTube देखते हो तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि एक वीडियो 3-4 जगह पे डली हुई है। अधिकतर न्यूज चैनल्स की वीडियोस होती है, एक चैनल पे नहीं बहुत सारी जगह पर डाली होती है। लोगों ने अपने अपने चैनल बना रखे होते हैं, उसके अंदर ही उसका कुछ कुछ पार्ट लेकर डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ? है तो वो न्यूज चैनल का पार्ट, लेकिन कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है उसको, उसकी परमिशन भी नहीं है, फिर भी उसको यूज कर रहा है, तो दैट इज स्टील कर रहा है, इंफॉर्मेशन चोरी कर रहा है। तो प्लेगरिज्म का मतलब है चोरी करना किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन को। तो इट इज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन्स एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क। किसी का इंटेलेक्चुअल वर्क है उसको चोरी कर लेना, एंड साथ साथ में रिप्रेजेंट करना कि ये उसका ही है, एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क, अपना वर्क रिप्रेजेंट करके। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ वीडियोस ऐसी होती है जो कहता है कि भाई आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन ये जरूर बताना कि कहां से आपने ली है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, और या फिर जिसने भी बनाई है उसको क्रेडिट देना जरूरी है। अगर मैं आपको कहता हूं कि ठीक है यार आप इसको यूज कर लो, और लेकिन मेरा नाम जरूर ले लेना। अब फॉर एग्जांपल आप मेरी वीडियो ये यूज करना चाहते हो, तो उस पर गैप्स क्लासेस यहीं पे आ रहा है, तो जैसे ही कोई बंदा यूज करेगा, तो इसका मतलब जैसे ही कोई बंदा इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे डालेगा, तो मेरी प्रमोशन तो हो ही रही है। दैट मीन्स मेरे को क्रेडिट मिल रहा है। अगर मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड एज चोरी कर लिया आपने, और उसको कहेंगे हम प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म क्या कहता है? कहता है कि स्टीलिंग समवन्स इंटेलेक्चुअल वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन, अपना रिप्रेजेंट करना विदाउट गिविंग क्रेडिट। क्रेडिट नहीं दिया आपने, विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द पर्सन हु हैज क्रिएटेड द वर्क। जिसने इंफॉर्मेशन बनाई है आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया, या फिर आपने ये नहीं बताया कि कहां से आपने वो इंफॉर्मेशन लिया, और विदाउट टेलिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो आएगा प्लेगरिज्म का पार्ट है। प्लेगरिज्म मतलब हुआ कि आपने किसी बंदे की इंफॉर्मेशन चोरी करी और उसको क्रेडिट नहीं दिया, और आपने सोर्स भी नहीं लिखा कि कहां से वो इंफॉर्मेशन आई है। दैट इज कॉल्ड एज प्लेगरिज्म। दोस्तों ध्यान देना, पहले जब मैं वीडियोस बनाता था तो गैप्स की टी शर्ट नहीं डालता था, और साथ साथ में गैप्स क्लासेस मेंशन भी नहीं करता था। तो काफी बार मेरे को पता चला कि काफी लोग मेरी वीडियोस को यूज कर रहे हैं, तो यही एक रीजन है कि अब मैं गैप्स क्लासेस की टी शर्ट बना के वीडियोस बनाता हूं, जिससे कि अगर कोई मेरी वीडियोस को यूज करना भी चाहेगा तब भी मेरे को क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि मैंने मेहनत कर रखी है, तो मेरे को क्रेडिट मिलना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, फॉलोइंग आर द एक्ट्स दैट कंसिडर एज प्लेगरिज्म। कहता है कि कौन कौन से एक्ट है जो प्लेगरिज्म का पार्ट है, मतलब कि चोरी का पार्ट है। फर्स्ट इज यूजिंग समवन्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द क्रिएटर। किसी दूसरे का काम यूज करना और उसको क्रिएटर का जिसने भी बना रखा है उसको आपने क्रेडिट नहीं देना, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड इज यूजिंग समवन्स वर्क इन इनकरेक्ट फॉर्म। आपने किसी का काम को यूज करा लेकिन वो इनकरेक्ट फॉर्म में यूज करा, तो वो भी किसका पार्ट है? प्लेगरिज्म का पार्ट है। नेक्स्ट इज थर्ड इज, अब जैसे मान लो म्यूजिक है, म्यूजिक अगर आप डाल लेते हो अपनी वीडियो के ऊपर तो कॉपीराइट्स आ जाते हैं। अब कॉपीराइट्स आ जाते हैं, आप कहते हो यार कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए, तो आप क्या करोगे? म्यूजिक में थोड़ा सा चेंजेस कर दोगे। तो चेंजेस आपने कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिए, लेकिन वो भी किसका पार्ट है? प्लेगरिज्म का। दैट इज मॉडिफाइंग समवन्स प्रोडक्शन एज म्यूजिक विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द क्रिएटर। क्रिएटर को आपने क्रेडिट नहीं दिया और फिर भी आपने चेंजेस करके डाल दिया, तो वो दैट कम्स अंडर प्लेगरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट और इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। या तो आप इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हो, या फिर आपके पास इंफॉर्मेशन आई लेकिन आपने उसका सोर्स गलत बताया, दैट कम्स अंडर प्लेगरिज्म। एंड द लास्ट वन इज नॉट गिविंग क्रेडिट और एक्नॉलेजिंग।
आपने क्या करा, क्रेडिट भी नहीं दिया और एक्नॉलेज भी नहीं करा द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स, जिस किसी और का कॉन्ट्रीब्यूशन है आपने उसको एक्नॉलेज नहीं करा। ये कंट्रीब्यूशन कब होता है, जब जैसे मान लो एक पूरी टीम है, 10 बंदे की टीम है, 10 बंदे की टीम मिला के काम कर रही है, उसके अंदर 5 अब कोई प्रोडक्ट रिलीज करना है, तो एक बंदे ने क्या करा, एक दिन पहले ही प्रोडक्ट रिलीज कर दिया, टीम को पता ही नहीं चला, और साथ साथ में उसने टीम को क्रेडिट ही नहीं दिया, तो दैट कम्स अंडर प्लेगरिज्म, दैट इज नॉट गिविंग क्रेडिट और एक्नॉलेजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स इफ वर्किंग कलेक्टिवली। अगर आप ध्यान दोगे, जब भी आप मूवीज वगैरह देखते हो या सीरियल देखते हो तो हमेशा लिखा आता है डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, बहुत सारे नेमिंग्स आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो वीडियो या मूवी या सीरियल जो बना रखा है काफी लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, तो काफी लोगों ने मिलके बनाया हुआ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे बंदों का नाम उसके अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो दैट इज कॉल्ड एज प्लेगरिज्म। ठीक है, ये सारे एक्ट है दैट कम्स अंडर प्लेगरिज्म। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आप जा सकते हो, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है कि कैसे आपको नोट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ऐसा करें जिससे कि प्लेगरिज्म नहीं हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें क्या करना है, हमें क्रेडिट देना है उस बंदे को जिसने वो चीजें बना रखी है। दैट इज वी मस्ट गिव क्रेडिट व्हेनेवर वी यूज, जब भी हम यूज करेंगे कोई भी थ्योरी, जैसे न्यूटन लॉ है तो वहां पर मेंशन होता है कि किस बंदे ने ये लॉ बना रखा है, बंदे का नाम मेंशन है। तो दैट इज वी मस्ट गिव क्रेडिट व्हेनेवर वी यूज समवन आइडियाज और थ्योरी। या तो हम किसी का आइडिया या थ्योरी यूज कर रहे हैं तो हम क्या करें, वहां पर उसको क्रेडिट दें। सेकेंड इज someone's quotation और राइटिंग वर्ड्स। जैसे कि आपने बुक्स में देखा होगा कि बुक्स में मेंशन होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू पर्सन का नाम मेंशन होता है, या फिर कोई कोटेशन होते तो नीचे उसका नाम लिखा आता है। तो जब भी आप कोटेशंस यूज करो तो उस या वर्ड्स यूज करो तो उस समय उस बंदे का नाम जरूर मेंशन करो जिसने वो वाली कोटेशन बना रखी है। या फिर जनरली अगर आप कोई यूज करते हो, थ्योरी यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया न्यूटन्स लॉ यूज करते हैं हम, तो वहां पर जब भी पढ़ाया जाता है तो उस बंदे का नाम मेंशन किया जाता है। अगर ये सब चीजें हो रही है तो इसका मतलब प्लेगरिज्म नहीं हो रहा। ठीक है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेगरिज्म दैट इज एन ऑफेंस। ये क्या है, ऑफेंस है। ऑफेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। तो प्लेगरिज्म जो है दोनों ही है, सिविल भी है और साथ साथ में क्रिमिनल भी है। प्लेगरिज्म इज सिविल ऑफेंस एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मूवी है, मूवी के पास आपके पास राइट्स नहीं है, उस मूवी को आप किसी को दे नहीं सकते, आपने सीडी बनाई, बांटना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, तो वो किसके अंडर आ गया, दैट इज क्रिमिनल ऑफेंस है। आपके ऊपर सिविल ऑफेंस भी है, क्रिमिनल भी है, आपके ऊपर फाइन भी लगेगा और आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, राइट। तो दैट इज प्लेगरिज्म इज एन ऑफेंस। तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा जो टॉपिक्स आपको कराया सही से आपको समझ आया होगा। मगर वीडियो को खत्म करने से पहले एक दोबारा से बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है। लास्ट में थंबनेल आएगा, थंबनेल का वेट करना, और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो नेक्स्ट अपलोड नहीं हुई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जैसे ही वीडियो खत्म हो, अगर अपलोड हुई है तो आपको थंबनेल मिल जाएगा, और अगर नहीं हुई तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो। और साथ साथ में गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, बहुत ही अमेजिंग नोट्स बने हैं, हर वीडियो में मैं बताता हूं। कई बार स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि सर आप एक चीज को नोट्स को बार बार क्यों बोलते हो। दोस्तों टीचर का पर्पस है कि आपको बार बार बोलना, क्या बोलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स के लिए बोलता हूं। मैं ये भी कहता हूं कि पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दोगे अच्छा रिजल्ट आएगा, सब्जेक्ट आसान है। क्योंकि क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है ना इस तरीके से बना हुआ है, जब तक हम उस चीज को बार बार नहीं करेंगे, रेपिटेशन नहीं करेंगे, तो हम भूल जाएंगे। तो यही एक रीजन है कि मैं हर स्टूडेंट को कहता हूं कि गैप्स क्लासेस के नोट्स लो, बार बार रिपीट करता हूं। हमारा टास्क है बोलने का, आपकी मर्जी है, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही टर्म 1 खत्म होगा उसके बाद बहुत जल्दी हम टर्म 2 के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको प्रीमियम कोर्स लेना है तो कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और इफ इन केस प्रीमियम कोर्स नहीं लेना तो भी मैं सब स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ो, जिससे कि टर्म 2 जब स्टार्ट होगा तो कुछ लेक्चर्स फ्री भी होंगे, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। टर्म 2 सब्जेक्टिव है, लेकिन ये कंफर्म्ड है गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद टर्म 2 सबसे आसान लगेगा। तो जिन बच्चों ने लेट करा है पढ़ना टर्म 1 के लिए, तो
तो वो घबराए नहीं। अगर किसी बच्चे का अच्छा पेपर नहीं होता किसी भी रीजन से, तो वो घबराए नहीं। टर्म 2 आपके पास अभी है, तो उसके लिए हम बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसके लिए जरूर एनरोल कर लेना। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।